नमस्ते फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ध्रुति कगराना। आयुलिंक आयुर्वेद द्वारा आयोजित इस वेबिनार में डॉक्टर प्रियरक्षा और पूरी आयुलिंक टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वेबिनार के टॉपिक पर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ हेयर केयर। तो जब भी हम हेयर केयर की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि हेयर केयर इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें हेयर केयर क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि सुंदर दिखना किसको अच्छा नहीं लगता। सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और जो हमारे हेयर है वो उसी में हमें एक अच्छी ब्यूटी प्रदान करते हैं। हेयर जो है ब्यूटी फैक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्यूटी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़े और देखें कि ब्यूटी के अलावा हेयर का हेल्थ पर्पस की हम बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ हेयर यानी सिर्फ सिर के बाल नहीं, लेकिन पूरे बॉडी के हेयर के लिए बात करेंगे। तो हेल्थ के रिगार्डिंग हम हेयर को देखें तो हेयर जो है हमारे स्किन का प्रोटेक्शन कवर है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हेयर को। इसके अलावा हम आई के बारे में बात करें तो हमारे आई लैसेस है, हमारे जो आईब्रोज है उसकी बात करें कि वो हमारे हेल्थ रिगार्डिंग क्या हेल्पफुल करती है। तो जब भी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम कहीं बाहर गए हैं और अचानक से ज़ोरों से पवन आने लगता है तो धूल वगैरह बहुत सारी उड़ने लगती है, तब हमारी आई जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो जो आई लैसेस है वो हमारे आँख में कोई धुएं या रजकण वगैरह प्रवेश करने से अटकाती है, प्रिवेंट करती है। हम स्किन के और सेंसेशन की बात करें तो जैसे कि चींटी वगैरह हमारे स्किन पे चढ़ गई तो हमारे जो रोम छिद्र है तो उसका जो वो डायरेक्ट टू नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही स्किन की चींटियाँ वगैरह रेंगने लगती है तो हमें सेंसेशन हमारे ब्रेन को मिल जाता है, और ये स्मॉल इंसेक्ट से भी हमें प्रिवेंट करता है। अभी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से हम हेयर केयर की बात करें तो आयुर्वेद का एम ही रहा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेयर में तो जिस किसी के भी हेयर हेल्दी है तो आयुर्वेद में ये भी उपाय बताए हैं कि हमारे जो हेल्दी हेयर है उसको और ज़्यादा नरिश कैसे करें, और अगर हेयर में कोई भी डिजीज वगैरह है तो हम उसको ट्रीट कैसे करें। उसके लिए जैसे कि आप हेयर केयर की बात करें तो सबसे पहले दिन में क्या करते हैं, तो उठकर आप हेयर को कॉम्ब भी करते हैं। हम हर रोज हेयर को कॉम्ब करते हैं, तो उसका रेफरेंस कहाँ पे है, हम हेयर को कॉम्ब क्यों करते हैं, तो उसका रेफरेंस आयुर्वेद संहिता में भाव प्रकाश निघंटु में भी वर्णित है कि केश पासे प्रकुर्वीत प्रसाधन्या प्रसाधनम केश प्रसाधनम केश्य रजो जंतु मलापहम। यानी कि हर रोज अच्छे से कॉम्ब करने से हमारे जो हेयर है वो सुंदर रहते हैं। हेयर में कोई भी डस्ट धुआं, कोई भी रज है, कोई भी जंतु है, जुएं लेक वगैरह कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आयुर्वेद में आयुर्वेद फिलोसॉफी जो है पेशेंट की प्रकृति के बेस है। तो प्रकृति में हेयर अलग अलग टाइप के हेयर हमें अलग अलग पर्सन में अलग अलग टाइप के हेयर जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली फंडामेंटली वाता, पित्ता और कफा ये तीन प्रकृति के अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट हेयर देखने को मिलेंगे। यहाँ आप इमेज में जैसे देख रहे हैं मैंने तीनों प्रकृति के हेयर कैसे होते हैं वो दिखाया है कि जैसे हम वाता पीपल की बात करें तो जो वाता प्रकृति वाले पीपल है उनके जो हेयर है वो थीन होते हैं और ग्रे शेड के होते हैं, ब्राउनिश शेड के होते हैं, थोड़े कर्ली होते हैं। पित्ता की बात करें तो पित्ता पीपल के जो हेयर है और प्रोन टू रेडिश कलर के होते हैं, और वैसे ही हम कफा पीपल की बात करें तो कफा प्रकृति वाले जो पीपल है उनके बाल बहुत ही घने होते हैं, बहुत ही थिक एंड लॉन्ग एंड शाइनी हेयर होते हैं। अभी हेयर को बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है, तो पृथ्वी और आकाश महाभूत ये दोनों मिलके हेयर को प्रोड्यूस करते हैं। आयुर्वेद में हेयर को अस्थि धातु का मल बताया गया है
और उसे मज्जा धातु की उपधातु भी सारंगधर संहिता में बताया गया है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं वो हेयर ग्रोथ कैसे होता है, वो स्टेजेस बताई है कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कोई भी पेड़ होता है, पेड़ के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, तो वो कैसे ग्रो होते हैं, तो हमें मालूम ही है कि सबसे पहले उसकी कुंपल फूटती है, उसके बाद जो है वो पत्ता ग्रीन लीफ होता है, और फिर जब भी पानखर सीजन आती है तो जो वो लीफ होता है वो गिरकर फिर से नया लीफ जो है वो ग्रो करता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारे हेयर के ग्रो की साइकिल भी चलती रहती है। हेयर ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे हमारे बॉडी में 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला जो स्टेज है एनाजन स्टेज आता है, जब भी उसको जैसे हम केस उद्भव अवस्था बोल सकते हैं। फिर कैटाजन स्टेज आया जहाँ पे केस जो है वो निष्कासन हुआ। हेयर जो पहले जो है जो होता है उसमें हेयर फॉलिकल से केराटिन प्रोटीन और मेलानिन प्रोटीन की मदद से हेयर जो है वो ग्रो हुआ। फिर उसके बाद कैटाजन स्टेज में केस निष्कासन हुआ। फिर टेलोजन स्टेज आया जिसमें जो हेयर है वो प्रतिस्थापित हुआ, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, और फिर वो पतन हो जाता है, हेयर फॉल जिसे हम बोलते हैं पतन हो जाता है। तो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन, ये जो 4 स्टेजेस है वो कंटिन्यूअस हेयर में ग्रोथ में होते ही रहते हैं। ये पूरी एक साइकिल है। अच्छे बाल किसे कहते हैं? हेयर की गुड क्वालिटी आचार्यों ने बताया है कि सुस्निग्ध, जो सुस्निग्ध सूक्ष्म है, स्थिर है, यानी कि जिसके से हमारे जो हेयर है उसका लस्टर भी सही होना चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए और स्थिर, यानी कि डीप रूटेड, जैसे हम खींचे तो निकलने नहीं चाहिए, डीप उसका रूट भी डीप होना चाहिए। तो जो ऐसे हेयर है उसे गुड हेयर, हेल्दी हेयर की बात कर ली। लेकिन अभी जो हेयर के डिजीज है, तो हेयर के डिजीज होने में कौन कौन से परिबल जवाबदार है? हेयर को हम हेल्दी रखते हैं लेकिन बिगाड़ने के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं जवाबदार है। हम ही उनको बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारे जो हेयर है वो डैमेज होता है। तो उसके फैक्टर्स की हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर स्टाइलिंग। अभी जो है कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हेयर स्टाइल वगैरह करते हैं, लेकिन कई बार जब ये स्टाइल जो है डे टू डे डेली बेसिस पर हो जाता है तो जो केमिकल है वो हमारे हेयर के क्यूटिकल को डैमेज करते हैं। उसी हिसाब से एक डाइट फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो रूटीन डाइट है अगर वो हेल्दी नहीं है, डाइट हम ठीक से खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला नहीं जा रहा है, तो वो भी हेयर डैमेज होने में, हेयर का लस्टर डैमेज करने में एक पार्ट बनता है। उसके अलावा आजकल जो स्ट्रेस लेवल है तो वो स्ट्रेस लेवल भी हेयर फॉलिंग में जवाबदार है। हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम बाहरी जो एनवायरनमेंट के टच में आते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो वो केमिकल फैक्ट्री में जब काम करता है तो वहाँ का केमिकल के एक्सपोज उसके हेयर में होता है, तो वो जो है वो उसके हेयर को बिगाड़ता है। ऐसे ही बाहर के जो टॉक्सिक मटेरियल है वो भी हेयर को डैमेज करने में एक जवाबदार रहते हैं। उसके अलावा कई सारे ऑटो इम्यून डिजीज में भी हेयर फॉलिंग हो सकते हैं। एज रिलेटेड फैक्टर भी एक जवाबदार है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नेचुरली हमारे हेयर जो है वो कम होते जाता है। हार्मोन लेवल्स की हम बात करें कि जैसे कि हम बोलते हैं HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी, अगर वो जो एक्सिस है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो भी वो हेयर फॉलिंग का एक रीज़न हो सकता है। आप सभी जानते हैं जैसे कि PCOD है तो उसमें एस्ट्रोजन लेवल की जो हाई हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हाई लेवल भी हेयर का ग्रोथ बॉडी में ज़्यादा करता है। उसी हिसाब से एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो थायराइड है जिसमें भी हेयर फॉलिंग देखने को मिलता है। कई सारे पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी हेयर फॉलिंग देखा जाता है। उसी हिसाब से जैसे कई सारे जैसे रेडिएशन थेरापी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी, कीमोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट्स में भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा डेली हम कई सारे मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि
प्रेशर की मेडिसिन हम ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो ले रहे हैं, कई एंटीकोगुलेंट ड्रग है, सोरियाटिक पैचेस में भी कई सारी ऐसी मेडिसिन होती है कि जिसके केमिकल कंपोनेंट से साइड इफेक्ट के स्वरूप में हमारे हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा कई जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो सारे हमने फैक्टर देखे, उससे हमारे हेयर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है वो हम देखेंगे। तो ये जो सारे फैक्टर है, इसकी वजह से हमारे हेयर में डैंड्रफ प्रोड्यूस हो सकता है, हेयर फॉलिंग हो सकता है। जैसे हमने बताया कि ये 3 दोष वात, पित्त और कफा का इम्बैलेंस होने से हेयर में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे वायु की एबनॉर्मेलिटी होगी तो हमारे हेयर डल हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, स्पिल्स एंड वाले हो जाएंगे। पित्त की दृष्टि से ग्रे हेयर, जिसे हम प्रीमैच्योर ग्रे हेयर बोलते हैं कि युवावस्था में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है कफा की इम्बैलेंस से, एक्सेसिव सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन से हमारे हेयर जो है वो ज़्यादा ऑयली या ग्रीजी हेयर हमें जिसे बोलेंगे कि ग्रीजी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम आगे और देखें तो आजकल जो हम बालों में कलर लगाते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उससे भी हमें डैमेज हेयर को देखने को मिलता है। तो जनरलाइज हम हेयर पे बात करें कि हमें हेयर की केयर करनी हो तो हम क्या क्या फैक्टर पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे हेयर के ग्रोथ प्रमोशन पे, बालों की वृद्धि कैसे हो, बाल बड़े कैसे, उसका जो नेचुरल कलर है वो वैसे का वैसा ही कैसा रहे। ब्लैक हेयर है तो उसको ब्लैक ही कैसे रखें। फिर हेयर फॉल का प्रिवेंशन कैसे करें, और अगर हेयर में कोई भी डिजीज़ है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो हम जब भी ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद में जब हम कभी भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम ये 3 फैक्टर जवाबदार होते हैं, आहार, विहार एंड औषध। तो सबसे पहले देखेंगे आहार। आयुर्वेद में कोई भी ट्रीटमेंट करनी हो तो सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत है कि संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि हेयर फॉलिंग क्यों हो रहा है। हेयर फॉल करके कई सारे साबुआ, शैम्पू वगैरह हम यूज़ करते हैं, ते ऑयल बदलते हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगे ऑयल या शैम्पू यूज़ करने के बावजूद हमारा हेयर फॉलिंग बंद नहीं होता, क्योंकि हम उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचे होते। आगे जैसे हमने हेयर को अफेक्टिंग फैक्टर देखा, तो उसमें से कौन सा फैक्टर हमारे हेयर को डैमेज होने के लिए जवाबदार है, तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा। फिर हम डाइट के बाद जाएंगे कि आहार कैसा ले तो हेयर का ग्रोथ में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आहार, कोई भी डाइट हम डिसाइड करने से पहले सबसे पहले ध्यान ये देखना चाहिए कि आहार जो है वो डाइजेस्ट होता है या नहीं। जैसे सबको मालूम है कि हेयर के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट। जो भी हमारे कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स है वो हम लेंगे तो हमारा जो हेयर है वो अच्छा ही बनेगा। लेकिन हम बाहर से भी, आपने ये सुना और आप बाहर से भी कैल्शियम आयरन लेने लगे, कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह आपने ले ली, आयरन की टैबलेट्स ले ली, तो क्या अचानक से ही आपके बाल का ग्रोथ होने लगेगा? जी नहीं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आपकी अग्नि कैसी है, आप में वो जो भी आपने लिया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी मेडिसिन हम मुंह से जब भी लेते हैं तो जो वो मेडिसिन है सबसे पहले हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट का फर्स्ट पार्ट लीवर मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करना पड़ता है। लीवर मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करने के बाद ही वो ब्लड सर्कुलेशन में आती है और पूरे बॉडी में फैलती है। तो अगर ये जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट जो है वो ही प्रॉपर नहीं चल रहा है तो हम ऊपर से कितने भी कैल्शियम डालेंगे लेकिन वो स्टूल थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा और प्रॉपर जहाँ न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको आपकी ये फैक्टर जो है वो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। आहार में कौन से आहार जो है, तो जैसे कि घी है वो बालों के लिए अच्छा रहता है। अपनी डाइट में कहीं भी कुछ भी बनाते समय रेसिपी में आप घी डाल सकते हैं। मिल्क है वो भी अच्छा है, खजूर है, अंजीर है वो अच्छा है, एवोकाडो है, सोयाबीन है वो भी हेयर के लिए अच्छा डाइट रहेगा। इसके अलावा जो भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट हम बोलते हैं, जैसे कि हम सब्जी में देखें तो स्पिनच, पालक है, दूधी है, फिर रिंगन, ब्रिंजल जो है
वो भी अच्छा है। गाजर भी हेयर के लिए अच्छा रहता है थोड़ी बहुत मात्रा में। विंटर सीजन है तो आप आंवले भी ले सकते हैं, आंवले की भी केश्य कहा है। विहार की हम बात करें कि हमारी डेली लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो विहार में हम देखें तो हेयर वॉश प्रॉपर करना चाहिए। हेयर की मसाज जो है वो भी इसमें एक पार्ट रखती है। इसके अलावा भी विहार में हम जब भी बाहर जाते हैं तो हेयर को डस्टिंग वगैरह से कितना प्रिवेंट करते हैं। हेयर के अभी जो है कि हम हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो स्वेटिंग वगैरह हेयर में होती है, तो वो भी एक हेयर को डैमेज करती है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे जो फैक्टर्स है वो विहार के अंदर आएंगे। उसके बाद आएगा मेडिसिन पोर्शन। तो इंटरनल मेडिसिन में हम क्या लेंगे, हमारे में ये ड्रग मेडिसिन है केश संजनन। केश संजनन ड्रग्स जो है आयुर्वेद में कि जो आपके जो हेयर है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो जैसे नारिकेल है, ज्योतिषमती, भल्ला तक बीज मज्जा, वाताम, काजू तकी का प्रयोग होता है जो इंटरनली प्रयोग होता है। एक्सटर्नली जब भी केस हेयर के ग्रोथ को बढ़ाना हो तो हस्तिदंत मसी का प्रयोग भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद हम केश वर्धन की बात करें, जो बाल को बढ़ाने वाले ड्रग जो है केश वर्धन में मेथी है, वटांकुर है, मालती है, कुमारी है, जपा है, आमलकी है, कमल है, भूमियामलकी जैसे ड्रग का आचार्य ने निर्देश किया है। उसके बाद देखें केश रंजन ड्रग, हेयर के जो हेयर कलर जो हम बोलते हैं कि हेयर के कलर को भी हमें मेंटेन रखना है, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में भृंगराज है, मध्यंतिका है, नीली है, हरितकी है, आमलकी है, सरपंखा है जैसी अनेकों औषधियाँ बताई गई है। ये हो गई इंटरनल मेडिसिन की बात। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पोर्शन में, हेयर की ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं सिरो अभ्यंग। सिरो अभ्यंग को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो हेड की मसाज। लेकिन हेड की मसाज में जब भी आयुर्वेद के पास आप आते हो सिरो अभ्यंग करवाने तो दो टाइप की मसाज इन्वॉल्व होती है। इट्स डिवाइडेड इन स्काल्प की मसाज और हेयर की मसाज। स्काल्प की जो मसाज है वो क्या करती है, तो स्काल्प की मसाज में भी डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं। स्काल्प जो पूरा है उसमें अंदर जो है आप जानते हैं कि ब्रेन है, सीचर्स वगैरह है, तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रेशराइज करना है, तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी है जहाँ पे हमको प्रेशर कम देना है, तो वो एक नॉलेजेबल व्यक्ति को ही करनी चाहिए। उसके अलावा जो हेयर मसाज हम करेंगे जो कि हेयर के क्यूटिकल जो पार्ट है, साफ्ट वाला पार्ट है, उसके लिए अच्छी रहेगी। और वो जो है हमारे हेयर को लस्टर, हेयर को साइन वगैरह देने में बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये जो बात है सिरो अभ्यंग की। इसके अलावा दूसरी जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, आप पिक में देख ही पा रहे हैं, शिरोधारा। शिरोधारा भी हेयर की ट्रीटमेंट में बहुत बढ़िया रोल निभाती है। अभी मैंने शिरोधारा वर्ड बताया तो आप सब लोग शिरोधारा वर्ड से तो अभी परिचित हो ही गए होंगे। पिछले कुछ साल में शिरोधारा इतनी पॉपुलर होने लगी है कि पार्लर वाले भी शिरोधारा करने लगे हैं। लेकिन शिरोधारा वर्ड मैं जब बताती हूँ तो आप सभी के मगज में आ रहा होगा कि ऑयल लिया और ऑयल की हेड पे धार कर दी, बालों पे ऑयल की धार कर दी। लेकिन नहीं, आयुर्वेद में शिरोधारा यानी सिर्फ ऑयल की धार करना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आयुर्वेद में पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, पेशेंट के रोग के हिसाब से, जो भी ऋतु काल वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से आचार्य ने डिफरेंट मीडिया यूज करके शिरोधारा करने की बताई है। ऑयल बेस में मेडिसिन को उबालते हैं, जैसे उसी हिसाब से पेशेंट के रोग इत्यादि को देख के अलग प्रकार से दूध में, और फिर दूध यानी कि मिल्क में, और बटर मिल्क यानी कि छाछ में, और मेडिकेटेड डेकॉक्शन की भी शिरोधाराएं होती है। इसके अलावा मैं शिरोधारा की बात में और बताऊँ तो शिरोधारा जो है वो हेयर के किस पोर्शन में आपको करनी है, पर्टिकुलरली जो धार है वो कहाँ पे पड़नी चाहिए बेसिकली। उसके अलावा जो धार है वो कितनी ऊंचाई से गिरनी चाहिए, और धार में जो आपका मटेरियल जो भी आपने सिलेक्ट किया है, ड्रग्स वगैरह, वो जो मटेरियल है वो कितना, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो सारी बातें भी इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये सारी बातों को बिना ध्यान रखे आप कहीं भी शिरोधारा करवाते हैं तो वो आपके रोग को और भी बढ़ा सकती है।
इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस के हेठल किसी भी वैद्य के पास जाके प्रॉपर गाइडेंस लेके ही हमेशा सिरोधारा करवानी चाहिए, नहीं तो उसके आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स भी बताई है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स में कोमा तक की साइड इफ़ेक्ट्स सिरोधारा की बताई है। उसके बाद की और एक ट्रीटमेंट जो है सिरोलेपम। सिरोलेप यानी आज के ज़माने में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो आप जो हेयर पैक लगाते हैं, आयुर्वेद में ऐसे हेयर पैक का वर्णन कई सालों से है। जो आपके हेल्दी हेयर है उसको नरिशमेंट के लिए भी, हेयर का लस्टर, हेयर की शाइनिंग बढ़ानी है तो भी ये सिरोलेप आपको मदद रूप मिलता है। और डैंड्रफ वगैरह में भी आपको सिरोलेप लाभकारी रहता है। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है सिरोपिचू। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक ऑयल का बाउल है। ऑयल जो है, हमें एक कॉटन का पीस लेना है और कॉटन पीस को आपकी जो भी कंप्लेन है उस हिसाब से आपकी प्रकृति के रिगार्डिंग जो है डॉक्टर आपको, जैसे कि ब्राह्मी है, करंज है, नींब तेल है, वैसे डिफरेंट आपके रोग और आपको देखकर आपकी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करता है कि आपको कौन सा ऑयल लेना है। तो वो ऑयल जो है, वो कॉटन जो है ऑयल में डिप करके वो आपको सिर में ब्रह्मरंध्र में रखना होता है। वो कितनी देर रखता है वो आपके रोग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये जो है वो हेयर फॉलिंग की एक मार्वेलियस ट्रीटमेंट है। अब हम रोग के ऊपर आ जाएंगे। रोग के ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डैंड्रफ की। डैंड्रफ से ऑन एंड ऑफ सभी लोग सफ़र हुए ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि डैंड्रफ और एक और रोग होता है स्काल्प सोरियासिस। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 3-4 साल से कंटिन्यूस डैंड्रफ की कंप्लेन लेके घूमते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं और फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। जब तक कोई भी शैम्पू वगैरह एक्सटर्नली अप्लाई करता है तो वो जो शैम्पू वगैरह जो प्रोडक्ट होती है वो बाहर से उनके स्काल्प को क्लियर कर देती है और फिर से वो वापस आ जाती है फोफड़ियाँ, क्योंकि वो डैंड्रफ नहीं होता, वो सोरियाटिक स्काल्प सोरियाटिक होता है। तो उसमें डिफरेंशियल करना बहुत ही आवश्यक है। जो डैंड्रफ होता है वो ज़्यादातर विंटर सीजन में ऑन एंड ऑफ रहता है। आपकी जो स्काल्प होता है उसकी ड्राइनेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। स्काल्प ड्राई हो जाता है तो डैंड्रफ होता है, वो ज़्यादातर चला जाता है। लेकिन जो कंटिन्यूस आप डैंड्रफ की कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाना चाहिए। अभी हम यहाँ डैंड्रफ की बात करें तो डैंड्रफ में शिरोधारा और सिरो अभ्यंग जो है वो लाभदायी रहता है। अगर स्टार्टिंग की स्टेज है डैंड्रफ की, आप घर पे कुछ करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग की डैंड्रफ की स्टेज में आप हेयर वॉश, बटर मिल्क, छाछ से हेयर वॉश कर सकते हैं, तो वो डैंड्रफ के लिए एक लाभदायी रहता है। उसके अलावा आगे दूसरे रोग की बात करें तो खालित्य, हेयर फॉलिंग जिसे हम बोलते हैं, बाल्डनेस। आयुर्वेद में एक और भी बताया है कि हेयर जो है पूरे स्काल्प में होते हैं, सिर्फ एक पोर्शन को छोड़ के। जैसे कि आप दूसरी वाली फिगर पे देख सकते हैं, जिसे इंद्रलुप्त बोलते हैं। यहाँ पे पूरे जो है हेयर है सिर्फ इतने से पोर्शन में ही है, नहीं है, तो इसे इंद्रलुप्त बोलते हैं। उसकी भी ट्रीटमेंट बताई है। ये जो रोग है उसमें शिरोधारा, सिरोपिचू और आयुर्वेद में नश्यकर्म जो बताया है वो लाभदायी रहता है। घर पे ही अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो काले तिल के तेल की जो बूंद है, एक एक बूंद, वो आप नाक में डाल सकते हैं। ये सारी जो मैं आपको घर पे प्रयोग करने वाली जो भी टिप्स बता रही हूँ वो टिप्स आपकी प्रकृति के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है। तो अगर आपको नज़दीकी कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो। इसके अलावा जो है पालित्य है, जिसे हम प्रीमैच्योर वाइट हेयर या प्रीमैच्योर ग्रे हेयर बोलते हैं। अभी यंग एज में जो भी, जैसे आगे बताया था कि पित्त प्रकृति वाले जो पीपल होते हैं उसमें यंग एज में ही ग्रे हेयर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। उसके लिए सिरोलेपम, सिरो अभ्यंग, विरेचन और नस्य ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर पाई गई है। इसके अलावा आप पालित्य न हो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो पालित्य हो ही नहीं, सफ़ेद बाल हो ही नहीं, तो उसके लिए आप पहले से ही नाक में गाय के बूंद के एक एक ड्रॉप्स जो है गाय के घी के ड्रॉप्स डाल सकते हैं।
अभी हम बात करेंगे, ये हमारी बात हो गई सिर के बाल की। अभी हम और बालों के बारे में देखें तो आईब्रो और आईलैशेस के जो हेयर है वो भी ब्यूटी में उतने ही इम्पोर्टेंट है, उसका भी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए। तो उसके केयर की बात करें तो आईलैशेस के लिए हम बात करें तो अंजन है। हमारे दिनचर्या में भी उल्लेख है कि आचार्य चरक ने बताया है कि नित्य 100वें अंजन करने से हमारी जो पक्ष्म है वो घन होती है, तो डेली अंजन करना चाहिए। और आईब्रो की बात करें तो उसके लिए नेत्र तर्पण भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि आँख के अराउंड मैं आपको बताऊँ तो आँख के अराउंड एक डैम जैसी रचना करके उसमें पेशेंट की प्रकृति के अनुसार डिफरेंट टाइप के मेडिकेटेड घी भरे जाते हैं कुछ समय तक, तो उसे जो है नेत्र तर्पण बोलते हैं, जिससे आईब्रो और आईलैशेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है। इसके बाद और देखें कि आईब्रो के लिए आईब्रो की अच्छी रहे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप डेली कैस्टर ऑयल दिवेल एरंडी जो होता है उसकी मसाज आप आईब्रो पे कर सकते हैं। उसी तरह से आईलैशेस है तो आईलैशेस में आप काऊ के घी, गाय के घी की मसाज आप कर सकते हैं। उसके बाद दाढ़ी मूंछ के बाल की बात करें तो दाढ़ी मूंछ भी मेल में बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटी की एक फैक्टर है। तो कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को दाढ़ी मूंछ रखने का शौक होता है लेकिन उनके बाल जो है वो बढ़ते ही नहीं है, तो उसके लिए भी आजकल बाज़ार में कई सारे बियर्ड ऑयल जो है वो अवेलेबल है, जिसकी मसाज करने से वो बाल जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम और जेनाइटेलिया और अंडरआर्म के हेयर की बात करें तो उसकी क्लीनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी केमिकल फ्री हेयर रिमूवर भी आता है। आचार्यों ने बताया है कि ये जो बाल है उसे हमें क्लीनिंग जो है त्रिपक्षस्य यानी 15 दिन में 3 बार हमें जो अनवांटेड पार्ट्स के हमारे जो हेयर है उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। उसकी क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कि ये जो हमारे अनवांटेड हेयर वाले जो पार्ट है वहाँ पे स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस, अगर हम हेयर को क्लीन नहीं करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस रहता है जो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि उसकी भी हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपको जैसे आयुर्वेद में हर्बल है केमिकल फ्री हेयर रिमूवल का भी कॉन्सेप्ट है वो भी बताया है। जैसे आप बाहरी बाजारू प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वैसे ही आयुर्वेद में औषधों का उल्लेख है। पाउडर फॉर्म आता है, पाउडर फॉर्म कॉम्बिनेशन आता है, एक मिक्सचर जो है औषधों का उसको कंबाइन करके आपको पानी में पेस्ट बनाना है, और वो जो थिक पेस्ट बनता है उसको आप जो भी हेयर निकालना चाहते हैं क्लीन करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको पेस्ट लगा देना। पेस्ट लगाने के बाद सिर्फ 5 मिनट आपको उसको रखना है और फिर प्लेन वाटर से ही वॉश कर देने का है। तो आयुर्वेद में भी ऐसे ही सबसे ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव और विदाउट केमिकल वाला हेयर रिमूवर आपको मिलता है। इसके अलावा हम आगे और बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हेयर के रिलेटेड हमारे में कितनी गैर मान्यता, जो भी गैर मान्यता हुआ है हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि एक समाज में लोगों में एक मान्यता ये होती है कि हम डेली अगर हेयर में मसाज करते हैं तो हेयर फॉल नहीं होता। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि डेली मसाज तो आप कर रहे हैं लेकिन आप कितने प्रेशर से मसाज कर रहे हैं, आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कैसे क्वालिटी का है, उसका टेम्परेचर कितना है, आप कैसे प्रेशर दे रहे हैं, वो सारी बातें भी इसमें इफेक्टिव होती है। अगर आप ध्यान से नहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर के प्रेशर से मसाज दे रहे हैं तो वो आपके हेयर को डैमेज भी कर सकते हैं। ऐसा भी एक देखा जाता है कि कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम हेयर में कॉम्ब करेंगे, ज़्यादा बार कॉम्ब करेंगे तो हमारे हेयर हेल्दी रहेंगे। कॉम्ब अगर हम एक्सेसिव कॉम्ब का भी यूज़ करेंगे तो कॉम्ब और हेयर का फ्रिक्शन की वजह से भी वो हेयर के क्यूटिकल को हार्मफुल बनता है। उसके अलावा एक और जो बात हम करेंगे कि कई लोग ये मानते हैं कि डिफरेंट टाइप के अलग अलग शैम्पू यूज़ करने से हेयर जो है वो डैमेज नहीं होते। बेसिकली ज़्यादातर फोमिंग की मैं बात बता दूँ तो सभी लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर फोमिंग अच्छा हुआ है तो शैम्पू अच्छा है,
फोम नहीं अच्छा हुआ तो हमारे बाल अच्छे से नहीं धुले। लेकिन ये बात भी एक गलत है। सबसे पहले तो हेयर में आप जो भी मटेरियल अप्लाई करते हैं, अगर वो ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है तो वो हेयर के और डिजीज, हेयर में डैंड्रफ वगैरह प्रोड्यूस करता है। और दूसरी जो बात है ये फोमिंग की, तो फोमिंग जो है वो एक केमिकल कंटेन है। अगर आप हेयर को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो केमिकल हेयर में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप कोई भी आपके घर में जो भी शैम्पू वगैरह हो उसमें देख लो कि SLS कंटेन होता है, जो कि फोम प्रोड्यूस करने में कारगर रहता है। तो ये जो है आयुर्वेद में जो बताया है, कई सारे अरीठा है, सिक्काकाई है, ऐसे कई सारे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बताया है कि जिससे हम हर्बल हेयर वॉश शैम्पू बना सकते हैं, हेयर पाउडर शैम्पू बना सकते हैं, कि जिससे विदाउट फोमिंग भी हमारे हेयर क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी मान्यता होती है कि हमारे हेयर बाल अगर झड़ रहे हैं तो डेली हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। जैसे हमने आगे जो है साइकिल देखी है कि रोज़ाना जो हमारी बाल की प्रोसीजर जो है प्रोड्यूस होने की साइकिल, वो कंटिन्यूअस चालू ही रहती है। तो डेली ऐसा देखा जाता है कि डेली जो है वो अगर 40 से 50 हेयर फॉल हुए तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं तो आपको किसी भी डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। तो ये हमारी हेयर केयर की सफ़र पूरी हुई। आपको अगर हमारे ये वेबिनार जो है अच्छा लगा, उसके प्रति कोई भी आपको कमेंट्स वगैरह में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद के रिलेटेड और कई सारे वेबिनार्स हमारी यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। हमारी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।